अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम और नाज़रीन शो का आगाज़ कर रहे हैं मौसीकी की मधुर धुनों से। हाय नज़रां तेरियां नज़रां चुमण धरती चुमदी पैर वे सत बिस्मिल्लाह जी आया नू मैं लिया खैर वे सत बिस्मिल्लाह जी आया नू। मैं सदके जावां ऐसा एंकर ही नहीं देखिया रूए जमीन ते। अल्लाह जानदा टेलीविजन दे उत्ते आउंदा है जुनैद सलीम, हाय हाय लीला लग जांदी। पुत्र तेरा गौर ते करो, चेहरा देखो कैसा फ्रेश है, हाय हाय जो बिल्ली धोती हुंदी सदके जावां तेरा बिल्ली धो के देखो बड़ी प्यारी लगदी। सुभान अल्लाह, ऐसा कोरा कागज वाह जी वाह, बड़े प्यारे जी, रंगीटी भी खराब होया है। तेन ले मौला नवा टीवी कहो पुत्र, गल कोई और है। अच्छा क्या मुझे कोई बड़ी फटीक पड़ने लगी। सदके जावां पुत्र, ए टाइयां लैरी किंग लांदे ही है जुनैद सलीम लांदा। जगत के वाह पूरे टीवी दे विच होए टाई यार ने कोई भी नहीं बाऊ जी, वेखो तो सही एडे सोहने लगदे ने। मैं कहना उबले आंडा छिल्लीए ते बाऊ तो घट चिट्टा हुंदा है। नहीं पुत्र ए तेरी फिर ताडी कुकड़ी दा कसूर। पुत्र कुकड़ी दी चाह कटाओ। ऐसा सोना बाबू फ्रेश रूमर का मुंह। मैं सदके जावां, मसला क्या है? कोई मसला नहीं, ਅਸੀਂ तो प्यार ही करन डे। मतलब क्या है? ਅਸੀਂ हमेशा प्यार ही कीता बगैर मतलब तो। हो गया मैं हा जरा सिर थल्ले कीता ते और खूबसूरत लगे। लगदा लस्सी दा गिलास हुंदा है। क्या कहते मैं आना जी ईमान नाल रूह राजी हो जांदा जदों गल्लां सुनी दियां एडियां सोहणियां ते सुच्चियां। बाऊ जी और जुगत भी किसे ले करदे ने ते दिल करदा मत्था चूम लईए। मैं आना इंज टेलीविजन ते आंदे हो ते छां हो जांदी। सुभान अल्लाह, चेहरा वेखी ते लगदा गूंद कतीरा पी होया। आपको भी कुछ कहना है जी? नहीं, मैं आपकी तरह बिल्कुल सीरियस हूँ। ये तो अनपढ़ों की तरह जाहिलों की तरह शुरू हो जाते हैं। सिर्फ इतने कहें कि वेरी क्यूट। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है पुत्र। या इतना कह दे सो स्वीट। सही कहंदा एदा सो स्वीट नाल ही कुछ बनदा। एक कदी स्वीट इनू दियो ते दा मुंह भी नहीं गिला होंदा। अच्छा, अंदर की बात बताए, मसला बताए। पुत्र जी कोई मसला नहीं, तुहानू पता है सवाल ही नहीं पैदा होता कि मसला ना निकले। मैं सदके जावां इनवाइट करना सी। अच्छा जेड़ा जे भूंड खां, वैसे तो तुहानू पता है इतना मेरी लगदी है बेअदब आदमी है, ना मुराद गल नहीं मेरी सुनदा, मगर है ते मेरे भरा दा पुत्र ना, मेरे कलेजे दा टुकड़ा। एदी जुनैद साहब बड़ी देर हो गई है शादी नहीं सी होई ते मैनू बड़ा दुख सी, रंज सी, सल सी दिल च। मैं फिर बड़ी मेहनत करके विच बंदे बुंदे पा के बरादरी दे ते एक थां ते हां करा लई। हांजी हांजी मनदे नहीं सन लोग। मैं कहा कोई ऐसी गल नहीं, इन्नियां बारिशां च जे इंजदा है ते अगों तो वो अच्छा ही होवेगा। आंदे हन नहीं बारिशां बूरशां च को बरसात च फर्क पै जांदा होना। मैं कहा नहीं जनाब, फिर अमानुल्लाह खान नूं खड़ के गवाही दवाई है। उन्हें कहा जी मैनू नहीं जे बरसात च कुछ हुंदा ते फिर प्यारा बस जुनैद साहब चार सियाने बंदे विच पए ने ते बहुत अच्छी जगह ते रिश्ता करा लिया जनाब इहदा। माशाअल्लाह, चलो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और बाबू जी अंकल मेरा कितना अच्छा रिश्ता करा सकता है। अंकल तो अपना देखो कितने होया जी। देखो बच्चे हैं, बहुत शौक है हो बाबा जी को बात करते हो। जुनैद साहब एडे प्यारे बुजुर्ग जे रब जानदा एडे हमदर्द। आ पिछले सलाब च सप फड़ के ते मैनू दवाई बना के देती सी। मेरे गोडे तो दर्द नहीं सी ठीक हुंदी ते इंज च सही होई। शौक है गल्लां करने, तू शुक्र कर अल्लाह दा तेनू तेरा ब्याह बरादरी च करान दे आ। अंकल यही तो दुख है, हसन अली जो बॉलर है उसकी मुल्क से बाहर शादी हो सकती है तो मेरी बरादरी से बाहर नहीं हो सकती। पुत्र बरादरी चो बाहर निकले थे तेन को मोह नहीं लांदा। बेटा ये वारा खान की गल है ना। हसन अली के पुत्र उत्थे एवें नहीं होण डिया, वो कुड़ी वालियां दा जनरेटर खराब है जी। उन्हें वेखिया मुंडा बाबा जनरेटर स्टार्ट कर लैंदा, उन्हें इत्थे हां कर लिया। तेरी भी हां उन्हें एवें नहीं कीती कुड़ी वालियां ने। पुत्र कुड़ी वालियां ने अपना मकान ढवाउणा है, उन्हां नूं पता लग गया रौक हर वेले तेरे नाल हुंदा है। शोखा एवें इधर उधर ध्यान कराउण डिया। जुनैद साहब शादी है भतीजे की और आपको थोड़ा सा कोऑपरेटिव करना पड़ेगा। मैं जरूर आपकी शादी में हाजिर हूँगा जी। मेरे लिए तो एहसास की बात है कि मैं इनकी शादी में शरीक हूँ। वेलकम वेलकम
बड़े बड़े लोग आ रहे हैं मेरी शादी पे। आतिफ असलम आ रहा है, अली जफर आ रहा है, और सबसे बढ़कर बात ये सजाद अली साहब आ रहे हैं। हो तुम्हारे और मेरे घर के बीच में है लारी अड्डा, लारी अड्डा, लारी अड्डा, हो लारी अड्डा, लारी अड्डा, लारी अड्डा। हसन जंगीर भी नो नो, हसन जहांगीर साहब ने नहीं बुलाया क्योंकि उन्होंने आंदे ही गाना है हवा हवा साडे तंबू उड़ जाण की फायदा। ओए एक मिनट लपेट ले अपने मेहमाना दी लिस्ट। पुत्र जो असल बात है वो करने दो। हजूर आपको इनविटेशन नहीं दे रहे, आप तो बड़े लोग हैं। हमने आपको कहा इनविटेशन देना है, हम कोऑपरेशन का कह रहे हैं। तो बताएं मैं क्या मदद कर सकता हूँ? हजूर सारियां तैयारियां मुकम्मल ने अल्लाह दी रहमत नाल, कोई ऐसी गल नहीं। बस वरी बनाने वास्ते थोड़ा जिहा बजट चाहिए, नाल हाल बुक करा दियो ते नाल उत्थे हजूर खाने दे पैसे दे छड्डो ते ज्यादा तो ज्यादा जेड़े असी जंज ते पैसे लुटाने ने वो 50-60 हज़ार दे छड्डो, और तक खर्च। तो आपका तो सिर्फ दुल्हा ही हुआ ना, और वो भी ये नहीं जुनैद साहब ऐसी गल नहीं हजूर, मेरा लाड़ा नहीं, लाड़े दी जेड़ी गड्डी सजानी है वो भी असी करा लई। हाँ जी हाँ जी, भतीजा मेरा चिंची चलाउंदा है, नवी बनवाई सु हजूर अल्लाह दी रहमत दे नाल। बस तुहाडी मर्सीडीज दा तिन्ना बावां वाला बिल्ला चाहिदा, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮੋਨੋਗ੍ਰਾਮ, ਉਹ ਚਿੰਚੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੇਦ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਤੇ ਆ। चले कुछ कर लेते हैं। बड़ी मेहरबानी हजूर, बस अगली इतवार है जेड़ी ये दिल च रखना। अच्छा कितने बजे टाइम क्या है? जुनैद साहब टाइम तो 2 बजे का है बारात पहुंचने का वहाँ, मगर हम इंशाल्लाह 11 बजे ही पहुंच जाएंगे। इतनी अर्ली क्यों? वो कुड़ी वालियां दी गली च पानी खलोता है, वो भी असी जाके कढ़ना है। उत्थे इंशाल्लाह हजूर पौने को 12 असां पहुंच जाना, और ठीक पौने 12 असी सलवारां टुंगणियां, और सानू ज्यादा तो ज्यादा 1.25 घंटा लगना जे। 2 घंटियां च असी गली खुश्क कर लेनी ते पूरे पौने 2 बजे जनाब असी जुत्तियां पा के ते तंबूआं च वड़ जाए। चले खैर है यार, आजकल तो अक्सर गलियों में पानी खड़ा है। नहीं जुनैद साहब, वो बहुत डूंगी गली है, वहां पहले भी एक लड़ा डूब चुका है। चले खैर है यार, थोड़ा दुल्हा भीग जाएगा क्या हो जाएगा। मुझे अपने भीजने की फिक्र नहीं है, मेरी जेब में उस वक्त सलामियां होंगी, वो भीज जाएंगी। यार इतना डरने की क्या जरूरत है? अगर हालात वाकई इतने खतरनाक है वहां पे, तो किसी कश्ती बोट वगैरह का इंतजाम कर ले। नहीं जनाब, इतना तो हम अफोर्ड नहीं करते, और ना ही साडा को बोट वाला वाकिफ है। असी वैसे हालात के साथ नबुर्द आजमा होने के लिए तैयारी पकड़ चुके हैं, बल्कि नाल नाल बाबा जी सारियां नू गाइड भी कर दे जाएंगे। वो कैसे? ओ मेरे पुत्र ने बन ले सेरे, ओ मेरे पुत्र ने बन ले सेरे, ओ खड्डे दिसदे ने 4 चुफेरे, ते चौकां विच पैण मिट्टियां, ते चौकां विच पैण मिट्टियां, जग दी मंजिल नेड़े आ गई, पहुंचे टुंग दे जाओ, जग दी मंजिल नेड़े आ गई, पहुंचे टुंग दे जाओ, जंज दी मंजिल नेड़े आ गई, पहुंचे टुंग दे जाओ, ओ पैर टांगे उत्ते रख के अंदर लंघ दे जाओ, रोटी खाणगे पतले मोटे, ओ रोटी खाणगे पतले मोटे, ओ गोश्त वड्डा ते चौल दे छोटे, ते चौकां विच पैण मिट्टियां, ते चौकां विच पैण मिट्टियां, ते चौकां विच पैण मिट्टियां। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਰਹੀ। ਗੋਸ਼ਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਚੌਲ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਚਾਲੂ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਗਲੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਸ਼ੁਰਲੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ चालू। वैसे साजी आपकी बातें सुन के ना मेरा तो इस शादी में इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ रहा है, मैं तो जरूर जाऊंगा। अल्लाह खैर करे, नकद वाली गल ही ठीक है। क्यों यार? पुत्र उत्थे किथे नाल खज्जल होवोगे बाऊ जी, तुसी वड्डे लोग हो,
ਅਸਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ 3-4 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। बरात ने 3 दिन वहां रहना है? ਓਏ ਆਹੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਆ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤੇ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਤੇ ਬੌਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ। ਅਸਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਚਲੋ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ੌਂਚੇ ਟੋਣ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਆ, ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਨੂੰਹ ਧੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਚ ਲੰਘਾਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਗਲੀ ਸੁੱਕੇਗੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। नहीं तो आप लोग 4 दिन वहां रहेंगे, पीछे से आपके बिजनेसेस, कामकाज, मसरूफियात। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਆ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਜੀ ਆਫਿਸ ਲੱਗਾ, ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ 9 ਵਜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਮਾਮੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਣ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੈਂਟਰ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਹੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਾਂ ਚਾਚੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਮੋਟਰਵੇ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। सॉरी खान साहब, मैं इतना टाइम नहीं दे सकता, मंडे मॉर्निंग मेरी फ्लाइट है। हाँ जी हाँ जी, फ्लाइट है इसकी, इसने गांव से तूड़ी वाला जहाज लेके शहर जाना है। ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼। हाँ जी हाँ जी, तूड़ी वाला जहाज ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਮ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਕਾਕਪਿਟ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਪੂਛਲ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਟੁਰ ਪਈ। Anyhow, I'm quite sure there will be a lot of fun there. ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਖੁੱਲਾ ਖਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਖੁੱਲਾ। ਉਹ ਤੇ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਪਤਾ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀ। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे बड़ा मजा आएगा शादी में। ਓਏ ਆਹੋ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿੱਥੇ ਆਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਮੱਖੀ ਬੜੀ ਹੋਣੀ ਜੇ। चलिए, वैसे मुझे मक्खी देखने का भी बहुत शौक है। ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਬ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜੈਂਟ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੇ ਆ ਬੈਠੀ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਬ ਦੇ ਗੁੱਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਲਿਬੜਿਆ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੈਠੀ। ਉਹ ਸੋਫਿਓ ठहर भी जाओ एक मिनट जी। हजूर आप बताएं जुनैद साहब, कैश दे रहे हैं या चेक काट के देंगे या हमारे साथ गार्ड भेजेंगे? गार्ड भेजूंगा जो आपको सड़क तक छोड़ आएगा। ਉਹ ਜੰਜ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗੀ। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। एक जो 70,000 रुपए का आप एयर कंडीशनर खरीदते हैं, वो फैक्ट्री से कितने का निकलता है? हुकूमत खुद हैरान है, जितने यहाँ के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो हैरान है। वो निकलता है जनाब 35 से 40,000 रुपए। भाईजान, आपको याद है कुछ अर्सा पहले ताजरों ने हड़ताल की थी टैक्स के मामले पे, याद है ना? जी जी। उस वक्त मैंने आपकी खिदमत में, और आप अक्सर ये सुन रहे थे ताजर रहनुमाओं के मुंह से एक मुतालबा तवातुर के साथ, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर, मुख्तलिफ मज़ाकरात के दौरान भी, हुकूमती नुमाइंदों के साथ मज़ाकरात में भी, कि जी आप हमें फिक्स टैक्स लगा दें, हमारे यानी दुकानों पे, हमारे प्रेमिसेस में दाखिल ना हो कोई भी, हमसे पूछे भी ना कि आपकी आमदन क्या है, आपके अखराजात क्या हैं, आप कुछ ना पूछे, प्रॉफिट भी ना, कुछ ना पूछे, हमें आप फिक्स टैक्स लगा दें तो हम वो अदा करने के लिए तैयार हैं। इफ यू रिमेंबर, मैंने उस वक्त भी आपकी खिदमत में टीवी देखते हुए अर्ज किया था कि अगर ताजरों का ये मुतालबा भी मान लिया जाता है कि चलें जी इस बात पर हम गुफ्तो शनीद कर लेते हैं कि जी आप फिक्स टैक्स दे दिया करें, तो ये जो ताजर हैं इन्होंने इस बात पर भी नहीं आना, यानी रजामंदी कर देंगे जाहिर, लेकिन जब आप मुज़ाकरात में आएंगे तो इनकार कर देंगे। सही बात है, कहा था बिल्कुल। कोई बात नहीं। 2 या 3 दिन पहले की बात है, मुझे अपने बहुत सीनियर हमारे कामरान खान साहब जो हैं वो अपने शो में, जो पूरे पाकिस्तान के ताजरों के नुमाइंदा हैं अतीक मीर साहब, उनको अपने शो में लेके बैठे हुए थे। तो मतलब मुझे कामरान खान साहब की बेबसी देखने लायक थी, और किस बात पे उनकी बेबसी देखने के काबिल थी? इस बात पे कि जब उनसे पूछा गया कि हुकूमत ने फिक्स टैक्स लगाने के लिए ताजरों को असल में एक मुसव्वदा पेश किया है, FBR ने एक मुसव्वदा दिया है कि जी चलें हम मान लेते हैं आपकी बात, और मैं ये भी समझता हूँ, मुझे उस वक्त भी ये पता था कि हुकूमत ये प्रेशर जो है ये सस्टेन नहीं कर पाएगी और कम कर जाएगी और घुटने टेक देगी। तो एक हद तक फिक्स टैक्स की बात पे रजामंदी जाहिर करना एक हद तक जो है वो मतलब घुटने टेकने वाली ही बात है। लेकिन चले, हुकूमत का ये FBR का मौकफ ये है कि जी इस तरह टैक्स नेट में आएंगे तो सही ना, एक दफा ताजर आएंगे तो सही ना, जब उनका, और यही हमारा मतमा नजर है कि एक दफा आना तो शुरू होना। लेकिन इस वक्त जो प्रपोज्ड शरह है टैक्स की, जो इनकम टैक्स की प्रपोज्ड
جو یعنی تجویز کیا گیا ہے وہ پتہ کتنا کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے؟ How much? کتنا ہوگا؟ آپ ذرا اندازہ تو لگائیں نا، کتنے فیصد ہوگا ان کی آمدن کا؟ کتنے فیصد حصہ ہوگا بتائیں ذرا؟ میرے حساب سے 10% ہونا چاہیے تھا. 10% ہونا نہیں، لیکن حکومت نے کتنا تجویز کیا ہے جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اتنا زیادہ ہم نہیں دے سکتے، اتنا زیادہ کتنا ہوگا ذرا اندازہ تو لگائیں. 2%. 1.5%. 1.5%. 1.5%. حکومت نے کہا 1.5% ٹیکس دے دیں، تو اس پہ عتیق میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم باقی ٹھیک ہے، لیکن یہ اتنا زیادہ ٹیکس ہم کیسے دیں گے؟ تو کامران خان صاحب انتہائی بے بسی کے ساتھ عتیق میر صاحب کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ حضور والا پھر ہم نے کیا جرم کیا ہے جو ہم 30% دے رہے ہیں اپنی آمدن پہ، اپنی تنخواہوں پہ؟ ہم نے کیا جرم کیا ہے؟ تو کتنا آپ کہتے ہیں میر صاحب، کتنا ٹیکس آپ دینے کے لیے تیار ہیں؟ تو میں نے بھی، میری بھی ہنسی نکل گئی، میں نے کہا یہ بندہ کیا جواب دے گا کہ کتنا ٹیکس دینے کے لیے؟ کہتے جی زیادہ سے زیادہ 0.5، یعنی آدھا فیصد، 1% بھی نہیں، 1.5% نہیں، 0.5%، آدھا فیصد ٹیکس دینے کے لیے ہم تیار ہیں. اندازہ کریں. میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب کو بیٹھ کے ایک دفعہ طے کر لینا چاہیے کہ ہم نے ٹیکس لینا بھی ہے یا نہیں، ملک چلانا بھی ہے یا نہیں. طے کر لینا چاہیے کہ ملک سے آپ ہی چلانا ہے یا پھر ملکہ نو جا کے کسی کو ٹھیکے پہ دے کے چلانا. جی آؤ پھر آگے آپ ہی پھر سامنے ٹھیکے پہ دے خدا کے نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ. لو حالات تو بالکل ایسے ہی پیدا کر رہے ہیں. بات تو ٹھیک ہے کہ بھائی کسی جگہ تے خدا دا واسطہ جے ٹک بھی جاؤ. جیسے آپ کے سامنے یہ مشرف جیسے بندے نے، جس کا بڑا اس وقت ڈاڈا روب تھا، اس نے کہا تھا کہ یار اللہ واسطے 7-8 بجے دکانہ بند کر لو، کوئی نہیں تھا. نہیں، ٹیکس میں بھی مشرف صاحب کو گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے. یہی تاجر جو تھے سڑکوں پہ آ گئے تھے، اور مشرف صاحب جو پوری اپنی مائٹ کے ساتھ اقتدار میں تھے ان کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے تھے. حالانکہ مشرف صاحب ایسا پائی ہوا ہے کہ صرف گانا گاتے ہوئے انہوں نے گھٹنے ٹیکے، وہ کبھی گھٹنے نہیں ٹیکے، گانے کے شکین تھے. اور بھائی جان آپ ذرا اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس بات کو سمجھنا ہمارے لیے از حد ضروری ہے. ایک عام پاکستانی کو بھی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ معاملہ ہے کیا. معاملہ بھائی جان یہ ہے کہ اس ملک کے جو تاجر ہیں، جو ریٹیلر ہیں، اور جو تھوک کے وپاری بھی ہیں، وہ اس ملک کا جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے نا، اس کا کم و بیش 25% سے لے کے 30% تک اس کے حصے دار ہیں. یعنی جتنا ملک کا ٹوٹل والیوم ہے پیسے کا، یوں سمجھ لیں اس کے 25 سے 30% کے حصے دار ہیں. یہ لوگ کما رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ٹیکس جتنا پاکستان میں اکٹھا ہوتا ہے اس کا کتنے فیصد دے رہے ہیں؟ اندازاً کتنے فیصد دے رہے ہوں گے؟ 1%. 1% ٹیکس دے رہے ہیں، 1%. یعنی جی ڈی پی میں ان کا حصہ جو ہے وہ 25 سے 30% ہے، اور ٹیکس میں ان کا حصہ 1% ہے. اور اگر صرف ریٹیلر کی بات کی جائے جو پرچون فروش ہیں، تو ان کا جو جی ڈی پی میں حصہ بنتا ہے وہ کم و بیش 20% بنتا ہے، اور ٹیکس میں 0.2%، 0.25%، یعنی 1% کا بھی چوتھا حصہ ٹوٹل ٹیکس کا. بابا اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ٹھیک ہے، آپ یہ جو 300 سکوائر فٹ کی اگر آپ کی دکان ہے، کوئی بھی کاروبار کی جگہ ہے، تو اس میں سے 2-3 انہوں نے جو کاروبار ہے وہ نکال دیے. باقی ایف بی آر نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں فکس ٹیکس دے دیا کریں، اور ہم آپ کو ایک سرٹیفکیٹ جاری کر دیں گے، 20,000 25,000 30,000 جتنا بھی آپ نے سال کا دینا ہے، ہم آپ کی دکان کا رخ ہی نہیں کریں گے. آپ اپنی دکان پہ وہ بورڈ لٹکا دیں کہ جی ہم یہ فکس ٹیکس دے رہے ہیں، تو ہم آپ سے پوچھیں گے نہیں. اس بات پہ بھی انہوں نے وہ طرح طرح کی مین میخیں نکال رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی دکان میں بڑا کاروبار ہو سکتا ہے، بڑی دکان میں چھوٹا کاروبار ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات، تو پھر بتائیں نا، پھر کوئی تو معیار ہوگا نا، کوئی تو طریقہ ہوگا آپ کی آمدن جانچنے کا. کوئی طریقہ تو حکومت کو بتائیں نا. وہ بھی آپ تیار نہیں. بات تو ٹھیک ہے نا کہ سنیارے کی ہٹی جو ہے، وہ سنیارا نکال دیا انہوں نے، کروڑوں روپیہ. ہاں وہ انہوں نے نکال دیا. صراف پہلے نکال دیے انہوں نے، جو ڈاکٹرز کی پریکٹس ہے وہ نکال دی، پراپرٹی ڈیلر کو مائنس کر دیا. تقریباً کوئی 8-10 کے قریب جو کاروبار ہے نا، جو چھوٹی جگہوں پہ بڑے کاروبار ہوتے ہیں، وہ نکال دیے ایف بی آر نے پہلے ہی. تو باقی رہ گئے اب جو عام ایوریج. اچھا اس کا ان کو پوچھتے کیوں
ہیں خود کیا کر رہی ہے ایگزیکٹلی دس از دا پوائنٹ. اب بات یعنی یہ ہے ایف بی آر شام نو بکرے ہستے تریک لان ٹر نہیں, دس از دا پوائنٹ. اب بڑے جاندی ہے پھر. سوچنا چاہیے ہمیں کہ یہ کہیں دنیا میں یہ اس طرح کی روایت موجود ہے کہ ٹیکس جو حکام ہیں یا حکومت کے نمائندے جو ہیں وہ اس طرح آپس میں آمنے سامنے بیٹھتے ہیں, یوں لگتا ہے جیسے حکومت تاجروں کے سامنے منمنا رہی ہے, جیسے ٹیکس نہیں مانگ رہی, بھیک مانگ رہی ہے. یہی تاجر, آپ پاکستان میں سے کوئی بندہ چلا جائے دبئی میں جا کے اتنا سا کھوکھا کھول کے دکھائے بغیر رجسٹریشن کے, بغیر اپنا وہ آئی ڈی کارڈ شو کیے ہوئے وہاں کا, بغیر رجسٹر ہوئے, بغیر قانونی کاروائی پورے کیے, بغیر تمام تقاضے پورے کیے, آپ وہاں پہ اتنا سا کھوکھا کھول کے دکھا دیں. یہاں سے بڑے سے بڑا کاروبار جو ہے آپ کر سکتے ہیں بغیر رجسٹر ہوئے. حکومت کہتی کیا ہے, ایف بی آر کیا کہہ رہا ہے, اور خدا ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہے ایف بی آر کہ جی اپنا شناختی کارڈ نمبر بتا دیں. کہتے ہیں نہیں دینا. اپنی آمدن بتائیں, نہیں بتانی. مطلب آپ کون ہوتے ہیں یار یہ کہنے والے کہ اپنا شناخت. اچھا فیکٹری مالکان سے پوچھتے ہیں, مل مالکان سے حکومت پوچھتی ہے کہ آپ نے یہ جو اپنا مال اس ڈیلر کو دیا ہے سب سے پہلے اس ڈیلر کا نام تو بتا دیں. کہتے ہیں نہیں بتانا. باقاعدہ سینہ تان کے مل مالکان کہتے ہیں نہیں بتانا ہم نے. اب ہو کیا رہا ہے یہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ ایک ایئر کنڈیشنر خریدتے ہیں, جتنے یہاں پہ لوکل مینوفیکچرر سے آپ چیز باہر آتی ہے, فیکٹری سے آتی ہے, مل سے آتی ہے, ایک جو 70,000 روپے کا آپ ایئر کنڈیشنر خریدتے ہیں وہ فیکٹری سے کتنے کا نکلتا ہے؟ حکومت خود حیران ہے, جتنے یہاں کے فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں وہ حیران ہیں. وہ نکلتا ہے جناب 35 سے 40,000 روپے. فیکٹری سے 35 سے 40,000 روپے کا نکلتا ہے. اس کے بعد جب وہ 70,000 روپے تک جاتا ہے اس میں 2 یا 3 ڈیلرز انوالو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو 50,000 روپے کی شرط رکھی گئی ہے یہ فرسٹ ڈیلر کے لیے یا فرسٹ ایجنٹ کے لیے زیادہ ضروری قرار دی گئی ہے کہ آپ نے اس مل سے, اس فیکٹری سے مال خریدا ہے, 50,000 روپے سے زیادہ کا خریدا ہے تو آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر دیں گے. وہ کہتے ہیں نہیں دینا, جو مرضی کر لیں. یہ یار اندازہ کریں. اور یہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ شناختی کارڈ شروع ہو گیا نا, اگر یہ ٹیکس کا سسٹم یہاں پہ نافذ ہو گیا تو اس بات کے بہت زیادہ امکانات ہیں کہ وہی چیز جو آپ کو 70,000 روپے کی مل رہی ہے جب یہ مڈل مین مائنس ہو جائیں گے یا کم از کم کسی قاعدے ضابطے میں آ جائیں گے تو 70,000 کی چیز آپ کو شاید 55,000 کی ملنا شروع ہو جائے. ظاہر ہے کہ ان کا پروفٹ کسی کینڈے میں آ جائے گا نا, تو آپ کو 70,000 کی چیز 55 یا 60,000 روپے میں ملنا شروع ہو جائے. یعنی عام صارف کی مدد ہو جائے اس بات, لیکن کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں. اچھا یہ کیا چکر ہے جو گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں سودا سیلف لینے کے لیے تو آپ وہاں سے ان کے کاؤنٹر سے رسید ضرور وصول کریں, سیلز ٹیکس کی, سیلز ٹیکس کی. اچھا اس میں بھی بہت بڑا کنفیوژن ہے کہ یہ جتنے بھی آپ کو دکاندار یا سٹور یا ریٹیلر نظر آتے ہیں, بڑے سٹور بھی نظر آتے ہیں, عام طور پہ آپ جاتے ہیں, آپ لکھتے ہیں ایک ٹوتھ پیسٹ لے لیا, ایک صابن لے لیا, کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے لی. وہ اگر آپ کا 100 روپے بل ٹوٹل بنا ہے نا تو وہ آخر میں لکھ دیتے ہیں, یہ بھی ویسے بہت کم ہے, یہ احسان بھی بہت کم لوگ کرتے ہیں, آخر میں لکھ دیتے ہیں 100 پلس 17%, 17%, 117 روپے دے دے. 17% پوچھیں کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی سیلز ٹیکس ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ایک جو آخر میں جا کے ٹوٹل میں 17% ایڈ کر دیتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے, یہ بے ایمانی ہے. سب چیزوں پر ایک جتنا سیلز ٹیکس نہیں ہے. کئی چیزوں میں جو آپ کے اپنے اگر 100 چیزیں خریدی ہیں 100 میں سے ہو سکتا ہے کوئی 15-20 چیزوں پہ سیلز ٹیکس ہو ہی نہ. ٹھیک ہے, کئی چیزوں پہ 5% ہو, کئیوں پہ 8% ہو, سب پہ 17% نہیں ہے. اس لیے آپ دکاندار کو مجبور کریں کہ مجھے ایک ایک پروڈکٹ کا آگے لکھ کے دے. لاہور اور کراچی میں میرا خیال 2 یا 3 ایسے بڑے سٹورز ہوں گے جو یہ اس طرح کی آپ کو رسید دیتے ہیں کہ ہر پروڈکٹ کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ اتنے % سیلز ٹیکس ہم آپ سے یہ منحا کر رہے ہیں. یہ تو وہی کوئی ایسا سسٹم بنا دیں گے جب وہ قیمت لگائیں تو آگے پہلے ہی لگا ہوا ہو, ورنہ کوئی بھی بندہ وہاں بیٹھ کے پونا گھنٹہ اس طرح کی رسید نہیں بنوائے. نہیں یہ نہیں بنائے گا, لیکن وہ جو لے گا, جو جن کے پاس مشینیں موجود ہیں, بڑے سٹور سب کے پاس ہیں, وہ دیتے ہیں آخر میں, وہ بھی ٹائپ کر کے دیتے ہیں, وہ نکلتا ہے آٹومیٹک ہی نکلتا ہے, یعنی ٹوٹل پہ 17% کر کے دیتے ہیں. اچھا آپ سے 17% لے لیا, حکومت کو اس نے 1 ٹکا بھی جمع نہیں کرایا,
17% उसने आपसे इस वादे पे लिया है कि आप 17% मुझे दे, मैं हुकूमत के खाते में जमा करवाऊंगा। हुकूमत को उसने 1 रुपया भी जमा नहीं करवाना, जो आपको रसीद ही नहीं दे रहा। और मैं अपने व्यूअर से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां पर भी आप जाते हैं, जो आपको सेल्स टैक्स चार्ज कर रहा है, वो सिर्फ इस सूरत में, मैं बार बार एक बात जोर दे के कह रहा हूं कि सेल्स टैक्स सिर्फ इस सूरत में आपसे लिया जा सकता है जब उसकी रसीद पे एनटीएन नहीं, नेशनल टैक्स नंबर नहीं, नॉट एनटीएन, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हो उसका। सिर्फ उस सूरत में आपको यकीन है कि ये सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, वो जरूर देखें। अगर वो सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर उसकी रसीद पे, आपके बिल पे नहीं लिखा हुआ और वो 17% चार्ज कर रहा है, आप वो देने के पाबंद नहीं है। इसलिए देने के पाबंद नहीं है कि वो हुकूमत के खाते में जमा नहीं करवा रहा। तो इस तरह तो मेरा ख्याल है फिर तुम कल ही शॉपिंग करोगे, यही तो कार ही बांध रहा है। नहीं, अब लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आ रही है। अब लोगों में सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया पे अवेयरनेस आ रही है। लोग अब आर्ग्यू करते हैं, बाज़ जगह गलत भी आर्ग्यू करते हैं। ये आप एफबीआर को भी चाहिए कि थोड़ा सा लोगों को एजुकेट करें। जो बाज़ अफवाहें हैं, जो मिसकंसेप्शंस हैं, उन पे लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करके बताए। और लोग अपनी आमदन को यकीनी बनाना है ना एफबीआर ने, तो एफबीआर को तरद्दुद करना चाहिए। एफबीआर, ये मैं बात बता रहा हूं, एफबीआर को इश्तिहारात के जरिए लोगों को बताना चाहिए। और इस हर चीज पे अमल दरामद उसी सूरत में हो सकता है कि हम खुद भी अल्लाह से खौफ खा के को दिल में अपने ईमानदारी पैदा करें। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये मेरा ख्याल है आखिरी साल होगा करेनों के साथ उतारने का। अच्छा, बैल को हम इंशाल्लाह एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। उस ट्रेनिंग के बाद मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह अगले साल से बैल खुद सीढ़ियों के जरिए नीचे आ जाया करे। जबरदस्त शाह जी। नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर बहुत दिनों बाद हमारी महफिल में मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब सैयद खुर्शीद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब, क्या हाल है आपका? आपकी सेहत तबीयत शाह साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। शाह साहब, सबसे पहले कराची की सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। कराची देख के तो यूं लगता है जैसे कराची सिंध का हिस्सा ही नहीं है। क्यों, आपको कोई नक्शा फटा हुआ नजर आया है? शाह, तो आप बताए ना, हम तो देखते हैं कि कराची रहने के काबिल नहीं रहा। जो वहां रह रहे हैं वो क्या दरख्तों पे चढ़ गए हुए हैं? मजबूरी में रह रहे हैं। मजबूरी किस बात की भाई? ये तो ऐसे बातें करने वाले तो करते रहेंगे। अल्लाह के फजल से साथ साथ काम हो रहा है। चूंकि यहाँ कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और जितना बड़ा शहर होता है उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है। तो इंशाल्लाह वहां पे काम हो रहा है, बड़ी जल्दी उसका रिजल्ट सामने आना शुरू हो जाएगा। कहाँ काम हो रहा है? मेरा ख्याल है इस शो के बाद हम कराची चलते हैं, आपको जाके ऊपर खड़े होकर बताऊंगा कि ये काम हो रहा है। भाई कराची में हो रहा है काम, और बता तो रहा हूँ। और कहाँ हो रहा है? गटर उबल रहे हैं, पानी अभी खड़ा है, कचरे गटर क्यों उबल रहे हैं? कोई नीचे चूल्हा जला गया है? नहीं शेख जी, आपका मतलब है कि कराची बिल्कुल ठीक है? भाई मैं कब कहता हूँ कि हर चीज ठीक होती है, वो खराब भी होती है, ठीक भी होती है। इसी तरह कराची भी जो है उसमें काम हो रहा है, बहुत सारी गलतियां हैं उसमें, मगर उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। जी। आपको दूसरे शहर नजर नहीं आते, उन पे भी तबसरा फरमा दिया करे। लाहौर क्या दूध से धुला हुआ आपको नजर आता है? जी, लाहौर में भी बहुत बुरी हालत है, लेकिन कराची इज द वर्स्ट। हाँ, तो भाई कराची बड़ा शहर है तो जाहिर है वहां पे गंज भी ज्यादा होगा। जी। आहिस्ता आहिस्ता उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सुबह देखा होगा टेलीविजन के ऊपर छतों के ऊपर से बैल उतारे जा रहे हैं ये करेनों के साथ। पूरा पूरा मोहल्ला महजूज हो रहा है। तो ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ही हो रहा है। और एक आपको और खुशखबरी दे दूं कि ये मेरा ख्याल है आखिरी साल होगा करेनों के साथ उतारने का। अच्छा? बैल को हम इंशाल्लाह एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। उस ट्रेनिंग के बाद मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह अगले साल से बैल खुद सीढ़ियों के जरिए नीचे आ जाया करे। जबरदस्त शाह जी। तो शाह जी, जिसका बैल कोई ज्यादा मोटा पल गया तो वो सीढ़ियों में फंस नहीं जाएगा? गुग्गा भी तो रोजाना घर की सीढ़ियां उतर के आता है।
देखिए बात ये है कि ये कुर्बानी का दिन होता है, कुर्बानी तो देनी पड़ती है। अगर किसी का बैल फंसता है तो उसको लाजमन दीवारें तोड़नी पड़ेगी। ये तो कुर्बानी है जिसकी जितनी पड़ जाए। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होगा इसमें मालकान को बुलाने की क्या जरूरत? सिर्फ आप बैल को बुलाएं, उसको ट्रेन करें कि वो सिर्फ सीढ़ियां न उतर के नीचे आए, बल्कि छुरी के सामने आके लेट भी खुद ही जाए। देखे ये तो आप मजाक कर रहे हैं। नहीं शायद मैं मजाक नहीं कर रहा। नहीं मजाक कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। जब आप मजाक करते हैं तो ये लड़की हंसती है, और ये हंसती है तो इसका मतलब है आपने मजाक किया है। देखें बैल के साथ मालिक का आना बड़ा जरूरी होता है। देखें बैल जो है वो इतनी जल्दी ट्रेनर के साथ मिक्स नहीं होगा। ट्रेनिंग देने वाला बंदा जो है उसके भी तो तहफ्फुजात हैं। जी बिल्कुल सर। अगर उस बैल ने ट्रेनर को टक्कर मार दी तो कुर्बानी से पहले कुर्बानी हो जाएगी। अच्छा शरी चले इस बात को छोड़े, ये बताएं सेनेट इलेक्शन के बाद तो पीपल्स पार्टी पर एक इतराजात की बुछाड़ है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। देखिए मैं ये समझता हूं बतौर सीनियर पॉलिटिशियन कि इस तरह इल्जाम तराशी नहीं करनी चाहिए। अच्छा मगर अब चूंकि रवाज पड़ चुका है कि मुंह उठा के हम जिसकी तरफ मर्जी उंगली उठा देते, मैं समझता हूं कि कौम को इस बात का बखूबी इल्म है कि कभी भी पीपल्स पार्टी ने इस तरह का सौदा नहीं किया। पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है और इसकी ताकत आवाम है। ये कभी भी ना बिकी है और ना ही इसने किसी को खरीदा है। जी भुट्टो, ये है पीपल्स पार्टी की निशानी। भुट्टो को शहीद हुए 40 बरस हो गए हैं और आज भी लोग नारा लगाते हैं जी ये भुट्टो। तो इसकी क्या वजह है भाई? इसकी यही वजह है कि कभी भी पीपल्स पार्टी ने ऐसा काम नहीं किया कि लोग उसके खिलाफ बोले। ये चूंकि अब सोशल मीडिया निकल आया है और मैं समझता हूं कि ये जो हुक्मरान पार्टी है ये सोशल मीडिया पार्टी है। सही। इन्होंने जिस तरह सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके दूसरों के ऊपर कीचड़ उछाला है, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है और क्या है। अच्छा शाह जी आपके हवाले से एक बुरी खबर तो हमने ये पढ़ी है कि नैब ने आपके खिलाफ इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी है। देखे मैं मीडिया पे पहले भी इस सिलसिले में जवाब दे चुका हूँ। अगर 1 इंच भी बेनामी जमीन मेरे नाम की निकल आएगी तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। देखिए सारी जिंदगी सियासत में गुजारी है। अगर मैं सियासत की कुर्बानी दे रहा हूं तो किसी वजह से दे रहा हूं। मैं दोबारा कहता हूं कि अगर 1 इंच भी जमीन बेनामी मेरे नाम निकलेगी तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। ये इल्जाम तराशी करने वालों को मेरे किए हुए काम नहीं नजर आते। सक्खर में मैंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाया है, पार्क बनवाए हैं, लारी अड्डा बनवाया है, और ये वो वाला लारी अड्डा नहीं है तेरे मेरे घर के बीच में है लारी अड्डा लारी अड्डा लारी अड्डा। ये असली लारी अड्डा है, वहां से बसें जाती भी हैं और बसें आती भी हैं। भुट्टो तो बाबा तुम अकेले ही टेंशन लेते हो, ये साथ वालों को भी मोटिवेट करो। ये जो साथ झंडे की सोटी बैठी हुई है ये नहीं नारा वारा लगाती। शाह जी झंडे की सोटी को मोटिवेट करे और जो साथ बैठे उसको मोटावेट करे। शाह जी कराची के लिए अगर किसी ने आवाज उठाई है वो फिक्सिड वाले एमएन ने, आलमगीर, आपने उनको अंदर करवा दिया। तो बाबा अगर कोई फसाद फैलाना चाहेगा तो उसको अंदर नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? अब ये जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ नैब ही अंदर कर सकती है। हम भी हुकूमत में हैं, हमारे पास है सिंध की हुकूमत। अगर हमारे यहाँ कोई मसला बनाना चाहता है तो हम तो उसको अंदर करेंगे। वैसे भी ये शोखा लड़का है ये जिसकी आप बात कर रहे हैं, आलमगीर फिक्सिट वाला। वैसे तो आपको उसकी बात ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपसे ज्यादा तंदुरुस्त उसकी मूंछें हैं और आप मूंछों से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वो शोखी कर रहा है। जुनैद साहब इस तरह के लड़के सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए मूंछें बड़ी करते हैं, फोटो खिंचवा के दोबारा उसको कटवा देते हैं। हाँ आपने अक्सर फोटोग्राफरों की दुकान पे ऐसे लड़कों की तस्वीरें लगी देखी हो। इसे तो इतना ही नहीं पता कि आलमगीर की मूंछें नहीं होती। हमने इससे बड़ा आलमगीर देखा हुआ है। वो मैंने तुम्हारी गागर से पानी पिया था। मेरी गागर से?
ओ नहीं बाबा, तुम्हारी गागर से तो कब्बा पत्थर फेंक के पानी पिएगा। मैं वो आलमगीर सिंगर जो हैं उनकी बात कर रहा हूँ। इतना प्यारा आलमगीर हमारा था, तो देखो ये मूंछों वाला और निकल आया। हर जगह पे लिख लेता है फिक्स इट, अपनी कमीज पे भी लिख लिया फिक्स इट। जी तो मेरा चाहा पुलिस वालों को फोन करके कहूं कि इसको अंदर रखो जरा 2-3 दिन और इसे अच्छी तरह फिक्स इट करो। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। भाईजान, पिछले दिनों बॉटल कैप चैलेंज का बहुत शोर था। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज वो पाँव से बोतल का ढक्कन खोलती थी। जो मैं भी हयात ने अभी तक विन किया हुआ है। एग्जैक्टली। तो आज हम अपने पिक्चर्स और वीडियोस के सेगमेंट में पहली वीडियोस आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ये बॉटल कैप चैलेंज एक्सेप्ट किया है एक इंसान ने नहीं, बल्कि एक ट्रक ने, एक ट्राले ने। ये जिक्र करते हैं कि माँ बाप बहुत कुछ जो है वो बच्चों को अगर सिखाते हैं तो बच्चे भी माँ बाप को बहुत कुछ सिखाते हैं। उसकी एक झलक देख। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। कहते हैं बाज दफा ठोकरें भी अच्छी होती हैं, रुकावटों के साथ साथ संभालने वाले हाथों का भी पता चल जाता है। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।